Assalamu alaikum to all viewers. This is Asad Ali Kazi with new episode with new guest. Today I would like to introduce uh, Mr. Afsar Ahmed. He is currently working as a warehouse and logistics lead at Hiba Life. He did MBA from Ikra University. He has around 12 years experience. Out of this 12, 6 years इनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है. ही वर्क विद IKEA सऊदी अरब और इंटरनेशनल सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन को उन्होंने क्लोजली डील किया. करंटली ही इज इन पाकिस्तान और पाकिस्तान में इनके पास डिफरेंट कंपनीज के साथ एसोसिएट रहे हैं. इंटरवर्ल्ड, लकी सीमेंट, PNG और करंटली हिबा लाइफ. तो और आज जो हमारा टॉपिक भी है दैट इज लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग. तो सर थैंक यू फॉर योर टाइम. डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एनी थ्री मेजर चैलेंजेस इन लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग? Thank you very much, Asad, for a wonderful introduction and for having me here with you. Uh, Warehousing and logistics have always been challenging because ये warehousing और logistics जो है आपका deal करता है execution part से, execution strategies से. जो भी आप plan कर रहे होते हैं उनको execution करने की जब बारी आती है तो we think about warehouse and logistics. So let's talk about warehousing first. Warehouse के जो challenges हैं have always been very common. दुनिया में अब जहाँ कहीं भी warehousing कर रहे हैं वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे issues होते हैं, but मैं 2 या 3 आपको बताऊंगा जो बहुत common issues हैं. Number 1, warehouse की आप जब बात करेंगे तो picking optimization have always been a challenge for warehousing. जब आप picking optimization अगर आपकी up to the mark नहीं है, अगर आप के bin cards update नहीं है, अगर आपकी लोकेशन ट्रेसेबिलिटी अप टू द मार्क नहीं है, तो आपकी पिकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है एंड इट अल्टीमेटली ट्रांसफर टू द होल प्रोसेस. सो यू हैव डिलेड डिस्पैचेस. So accuracy and time management is directly linked with your picking optimization. So एक तो picking optimization आपका जो है वो challenge हो गया warehousing में, जो कि most of the times you have to deal with it. Secondly, when we talk about warehouse problems or challenges, capacity utilization, let's say, and poor facility layout. Warehouse में जो optimization है space की या जो utilization है space की have always been challenging for warehousing professionals. मतलब sometimes आपके पास SKUs ज़्यादा होते हैं, जगह नहीं होती है. Sometimes आपके पास जगह होती है but आपका जो warehouse का layout होता है वो आपकी capacity utilization को support नहीं कर रहा होता. तो even though you have enough space but you are not able to use it due to different reason. Let's say कि आपका layout आपके बीच में प्लर्स खड़े हैं warehousing में, आपका जो प्लेसमेंट है पैलेट्स की, SKUs की, वो उसको जो है आपका लेआउट सपोर्ट नहीं कर रहा. तो ये एक लेआउट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज अ रियली रियल टाइम इशू विद द वेयरहाउसिंग. और अगर बात करें तो तीसरा जो चैलेंज है, मोस्ट कॉमन चैलेंज, इट इज़ योर इन्वेंट्री एक्यूरेसी. अगर आप वेयरहाउस में काम कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज रहते ही हैं, इन्वेंट्री एक्यूरेसी के इश्यूज आते ही हैं और उसके डिफरेंट रीज़न हैं. वो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिर लंबी बात हो जाएगी. बट अगर आपकी इन्वेंट्री एक्यूरेट नहीं है तो आपका जो फोरकास्ट है वो एक्यूरेट नहीं होगा. आपका जो सेल्स फिगर्स हैं वो विल नॉट बी अचीवेबल और बहुत सारे इश्यूज में आ जाते हैं. अच्छा, अब इन्वेंट्री एक्यूरेट क्यों नहीं होती है? आपके अपने रिडंडेंट प्रोसेसेस की वजह से प्रोसेसेस को बाईपास कर देते हैं ड्यू टू अर्जेंसी और इमरजेंसी. ऑन टाइम एडजस्टमेंट्स जो है वो नहीं हो रही होती हैं. सो दीज सॉर्ट ऑफ challenges have always been there when you talk about warehouse and warehousing strategies. अच्छा, जब हम लॉजिस्टिक्स की तरफ आते हैं तो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस इज बेसिकली कोरिलेटेड. वैसे लॉजिस्टिक is a bigger area than warehousing, but somehow they are correlated. अभी जब हम लॉजिस्टिक की बात करें तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ गई हैं इन करंट सिनेरियो एंड इन करंट सिचुएशन आल्सो ड्यू टू कोविड-19. तो लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो है वो कोई चीज़ लेने के लिए, हासिल करने के लिए घर से बाहर ना निकलना पड़े. तो एक तो ये कि उनको होम डिलीवरी
का जो है वो चैलेंजेस जो है वो सामने आ गया है। अब जो लोग होम डिलीवरी नहीं कर रहे थे उनको भी इस तरफ आना पड़ रहा है ड्यू टू द करंट सिचुएशन, और उसके लिए फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा एक जो है ना वो डिजाइन करना पड़ता है, ऑफ कोर्स विद इन अ शॉर्ट टाइम, व्हिच इज नॉट इजी। सेकेंडली, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन अब पहले ये था कि आपने जो उनसे कमिट किया है वो आप उनको डिलीवर कर दें ऑन टाइम, बट नाउ इट हैज बीन चेंज्ड सिवियरली। नाउ कस्टमर से कि मुझे टाइम पर नहीं, मुझे टाइम से पहले डिलीवरी चाहिए। दे वांट डिलीवरी इन टाइम, नॉट ऑन टाइम। सो उनको डिलीवरी टाइम से पहले चाहिए। सो ये एक चैलेंज अब आ गया है बहुत तेजी के साथ, और कंपनीज इसी पे जो है अब वो फोकस कर रही हैं। Secondly, logistic, if you are dealing with 3PL specifically, I would say a lack of good reporting system. This is one of the, I would say, major challenges when you're dealing with the 3PL. और जब आप लॉजिस्टिक में काम कर रहे हैं तो somehow आपको 3PL के साथ डील करना ही पड़ता है, let's say for out station deliveries or any other out town deliveries. So वो जो lack of good reporting है ultimately turns into blunders and errors, especially when it comes to inventory management, especially when it comes to your last mile operations. So एक issue, एक challenge logistics से related ये भी रहता है। तीसरा लॉजिस्टिक के साथ जो मैं कहूँगा कि इशू या चैलेंज रहता है वो इंटरनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या है, नो मैटर हाउ मेनी डेज अ टास्क और अ वर्क हैव बीन डिलेड before it comes to you, but when it comes to you it have to be done like that, means they will not bear a single day delay when it is in logistics support. तो ये जो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई पीछे से सारा प्लान हो गया, अब नो मैटर वो पीछे कितना डिले हुआ कितना नहीं हुआ, बट वंस द SKUs, once the goods are in warehouse और they need to be dispatched, so वो डिले उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। although they know कि लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग ये बहुत ज़्यादा डील करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ which is not controllable with anyone. So I would say कि ये कुछ ज़्यादातर चैलेंजेस वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स में आते हैं। अच्छा, थैंक यू, इट वाज रियली गुड। अफसर भाई, आपने आइकिया सऊदी अरब के साथ काम किया है, पाकिस्तान में बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप पास्ट में एसोसिएट रहे हैं और अभी भी हैं। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बट ओवरऑल क्या डिफरेंस आपको नजर आया इंटरनेशनली जो आइकिया सप्लाई चेन वर्क कर रहा है और जो पाकिस्तान में कंपनीज काम करती हैं? कोई डिफरेंस है अदर देन एमएनसीज? कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हम नहीं करते चले। जब आपका ओरिजिन चेंज होता है सप्लाई चेन का, आपकी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं कस्टमर्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें सप्लाई चेन में, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं स्पेशली जो बाहर काम कर रही हैं, फॉर एग्जांपल आइकिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, वो फोर्स ही करते हैं फ्यूचर को। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड करंटली। long term investment when it comes to fixed investment वो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से हम थोड़ा सा डरते हैं। आई डोंट नो, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी है या ट्रेनिंग के इश्यूज हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। बट बाहर जो कंपनी ऑपरेट कर रही हैं वो पूरी तरह कोशिश करती हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जिस तरह की सहूलत वो दे सकें वो कस्टमर को दें, और उसके लिए वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। और IKEA जैसी कंपनीज, दे आर मास्टर्स इन सप्लाई चेन, मींस IKEA इज बेस्ड ऑन सप्लाई चेन बेसिकली। सो उनका पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस इंटीग्रेटेड होता है, एंड समहाउ पाकिस्तान में इंटीग्रेशन का इशू है प्रोसेसेस में एंड डिपार्टमेंट्स में भी। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस व्हाट आई फेल्ट हियर। थैंक यू सर भाई, वी हैव लिमिटेड टाइम, बट हम दोबारा इंशाल्लाह एक नए टॉपिक पे आपके साथ सेशन करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन। Thank you very much, Asad, for having me, and it was really a wonderful session with you. Thank you.